स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 सेट और उससे मुतालिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देंगे। सेट से मुतालिक कुछ बुनियादी बातें आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख ली हैं, उम्मीद है वो आपके जहन में होंगी। आज उस मेमोरी को रिकॉल करते हुए हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। सेट, a set is a well-defined collection of distinct objects which are called its element। यानी सेट से मुराद एक ऐसी कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड चीजों पर कंसिस्ट करती है। सम इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स following notations will be used for set of numbers। Number 1, set of natural numbers। हम नेचुरल नंबर के सेट को यूजुअली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर की मदद से शो किया जाता है। एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। इसके माने ये हुए कि नेचुरल नंबर का सेट एक ऐसा सेट होता है जो बेसिकली इनफाइनाइट होता है। उसका पहला नंबर हमें मालूम होता है, लेकिन आखिरी नंबर, जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक इस बोर्ड के ऊपर, आखिरी नंबर हमें मालूम नहीं होता। आखिरी नंबर उसका इनफाइनाइट होता है। यानी ओपनिंग हमें मालूम होती है, लेकिन उसकी क्लोजिंग हमें मालूम नहीं होती। तो ऐसे सेट को जिसकी ओपनिंग मालूम हो और क्लोजिंग मालूम ना हो, हम उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। दूसरा सेट सेट ऑफ होल नंबर्स है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, वो 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी हैं। इस केस में भी आप देखेंगे इसका ओपनिंग नंबर हमें मालूम है, पहला नंबर हमें मालूम है 0, लेकिन इसका आखिरी नंबर हमें नहीं मालूम है। सो अगर किसी सेट का फर्स्ट नंबर हमें मालूम हो और उसका लास्ट नंबर हमें मालूम ना हो, तो हम ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर का सेट एंड होल नंबर का सेट और दीगर जितने भी सेट हैं, वो सारे बेसिकली इनफाइनाइट सेट होते हैं। नंबर 3, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। जो नंबर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनमें सबसे पहला नंबर 0, फिर पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर का पूरा सेट इसमें इन्वॉल्व होता है, +-2, +-3 अप टू इंफिनिटी। यानी अगर हम नेचुरल नंबर्स को और होल नंबर्स को पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ एक जगह पर इकट्ठा कर दें, जमा कर दें, कलेक्ट कर लें, तो ऐसे सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। नंबर 4, सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का सेट पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अगर हम नंबर्स के साथ पॉजिटिव साइन मार्क करेंगे, तो ऐसे नंबर्स के सेट को पॉजिटिव प्राइम नंबर सेट कहेंगे। अगर नंबर्स के साथ निगेटिव साइन मार्क करेंगे, तो ऐसे सेट को निगेटिव प्राइम नंबर सेट कहेंगे। सो सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स P से रिप्रेजेंट होता है, P फॉर प्राइम। इसमें जो सबसे पहला नंबर है वो है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 अप टू इंफिनिटी। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद 13 होगा, फिर 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर 21 नहीं होगा, 23 होगा। ये सब ऐसे नंबर हैं जो इट्स सेल्फ डिविजिबल है, यानी ये खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से मुकम्मल तौर पे ये डिवाइड नहीं हो पाते। तो वो तमाम के तमाम नंबर जो इट्स सेल्फ डिविजिबल होते हैं, कंप्लीट डिविजिबल होते हैं इट्स सेल्फ, उनको हम प्राइम नंबर का सेट कहते हैं। पॉजिटिव नंबर के साथ ये पॉजिटिव प्राइम नंबर सेट कहलाते हैं, लेकिन निगेटिव नंबर, निगेटिव साइन के साथ ये निगेटिव प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर। सेट ऑफ ऑड नंबर को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें जो सबसे पहला नंबर है वो 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर इसी तरीके से सिंगल गैप के बाद नंबर आना शुरू हो जाएंगे इसमें। अगर इन नंबर्स के साथ पॉजिटिव साइन मार्क हुआ है, तो हम इनको पॉजिटिव ऑड नंबर्स कहेंगे। अगर इनके साथ निगेटिव साइन मार्क हुआ है, तो हम इनको निगेटिव ऑड नंबर कहेंगे। ये तमाम ऐसे नंबर्स हैं
जो एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाई 2 हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पे 2 से डिवाइड नहीं होते। किसी भी नंबर को आप देखें वो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो नॉट डिविजिबल बाई 2 होते हैं उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। इसके बाद जो सेट हमारे पास है वो है सेट ऑफ इवन नंबर्स, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सबसे पहला नंबर 0, उसके बाद का नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ 2, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ 4 अप टू इन्फिनिटी। यानी इसमें वो तमाम नंबर शामिल हैं, जीरो के अलावा वो तमाम नंबर शामिल हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 हैं। यानी हर नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। जैसे ये 6, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा 3। तो वो तमाम नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 होते हैं हम उनको सेट ऑफ इवन नंबर्स कहते हैं। इसके बाद है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। ये एक नया सेट है जो आप गालिबन पहली मरतबा पढ़ रहे होंगे, अर्ली क्लासेस में आपने नहीं पढ़ा होगा। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से, 4, 6, 8, 10। आप देखेंगे स्टूडेंट कि इनमें से हर नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल बाई 2 है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये एग्जैक्ट डिविजिबल बाई 2 है तो फिर हम इसको इवन नंबर क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको कंपोजिट क्यों कह रहे हैं? उसकी बेसिक वजह यह है कि इसका जो पहला नंबर है उसके प्राइम फैक्टर मोर देन 3 होते हैं, जबकि इवन नंबर के पहले वाले नंबर के, ये जो इवन नंबर है इसका जो पहला नंबर है 2, इसके प्राइम फैक्टर मोर देन 2 नहीं होते बल्कि 2 ही होते हैं। 1 and 2 and 2 and 1, बस ये 2 प्राइम फैक्टर होंगे। जबकि इसके प्राइम फैक्टर एक से ज्यादा होते हैं, यानी 1 into 4, 4 into 1, 2 into 2, फिर 2 into 2। जब आप इनको चेंज कर देंगे तो फिर दोबारा 2 into 2 हो जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 4 होंगे। तो ऐसा सेट जिसके पहले नंबर के प्राइम फैक्टर मोर देन 2 हो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर का सेट, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। इसके बाद एक और सेट हमारे पास मौजूद है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर का सेट ऐसा सेट होता है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्मेट के ऊपर लिख सकते हैं। ऐसे सेटों में P और Q बिलोंग्स करते हैं Z को, यानी इंटीजर सेट को, जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ये जितने भी हमारे पास सेट है, फॉर एग्जाम्पल यही समझ लीजिए इसको, फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 1, इसको क्योंकि हमने P अपॉन Q के फॉर्मेट के ऊपर लिख लिया है लिहाजा ये रैशनल नंबर का सेट है। इसी तरीके से 4 अपॉन 6, क्योंकि हमने इसको P अपॉन Q के फॉर्मेट के ऊपर लिख लिया है लिहाजा ये रैशनल नंबर का सेट होगा। तो रैशनल नंबर के सेट की जो बुनियादी बात है वो P अपॉन Q के फॉर्मेट के ऊपर उसकी डिजाइनिंग है। अगर हम किसी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्मेट के ऊपर लिख सकें तो ऐसा सेट रैशनल नंबर का सेट कहलाता है। स्टूडेंट, इसके बाद जो सेट दिया हुआ है वो है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर के सेट को हम Q बार से रिप्रेजेंट करते हैं या Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रीड करने के तरीका यह है कि Q इज द सेट ऑफ all x, Q dash is the set of all x such that, ये जो आपको स्लैश नजर आ रहा है इसको such that कहते हैं। Q dash is equal to Q dash is the set of all x, ऐसे रीड करेंगे इसको, Q dash is the set of all x such that x does not belong to P upon Q। यानी आप इसको P upon Q के फॉर्मेट के ऊपर नहीं लिख सकते। फिर कैसे लिखेंगे P upon Q के फॉर्मेट पर अगर नहीं लिखेंगे? तो हम इन सेट्स को रेडिकल साइन के साथ लिख सकते हैं, जैसे रेडिकल 2, ये P अपॉन Q के फॉर्मेट के ऊपर नहीं है। सिमिलरली 3√3, तो ये जो नंबर्स हैं √2, √3, ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्मेट के ऊपर नहीं लिखे जा सकते या जिनको P अपॉन Q के फॉर्मेट के ऊपर नहीं लिखते। फिर स्टूडेंट एक और सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। Q यूनियन Q डैश, Q यूनियन Q डैश इज द सेट ऑफ रियल नंबर। क्या माने हुए? इसके माने ये हुए कि रियल नंबर में ऐसे सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं जो बिलोंग्स करते हैं
रैशनल नंबर के सेट को और इरेशनल नंबर के सेट को। इसका मतलब ये हुआ कि ये हेड ऑफ द फैमिली हुआ, ये जो रियल नंबर है ये हेड ऑफ द फैमिली है। इसमें नेचुरल नंबर भी इन्वॉल्व हुआ, इसमें नेचुरल नंबर के एलिमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, होल नंबर की फैमिली के मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इंटीजर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, प्राइम नंबर भी इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरीके से ऑड नंबर भी इन्वॉल्व होते हैं, इवन नंबर भी होते हैं, कंपोजिट नंबर भी होते हैं। तो अगर इन तमाम नंबर्स को हम कलेक्ट करें और इसका एक नया सेट डिजाइन करें तो ऐसे सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, उनमें पहली डेफिनेशन है नल सेट और एम्प्टी सेट। अ सेट with no element is called the null set or the empty set. This is usually denoted by phi. ये जो phi है ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से शो किया गया है। इसका एक तरीका तो आपने यहाँ देखा, ये आपको नजर आ रहा होगा। एक और तरीका ऐसे जीरो बनाकर उसको वर्टिकली कट कर देते हैं, जीरो बनाते हैं, फिर वर्टिकली कट कर देते हैं, इसको भी फाई कहते हैं। इसी तरीके से एक और कॉमन ये कर्ली ब्रैकेट के साथ इसको शो करते हैं, लेकिन अगर आप कर्ली ब्रैकेट के साथ इसको शो कर रहे हैं तो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्पेस है उसको इंप्रेशन लेस होना चाहिए, यानी इसके अंदर किसी किस्म का कोई नंबर मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई साइन मौजूद नहीं होनी चाहिए, कोई सिंबल मौजूद नहीं होना चाहिए और किसी किस्म का कोई इंप्रेशन मौजूद नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों एम्प्टी सेट नहीं है? इस वजह से कि इसके अंदर एक इंप्रेशन मौजूद है, इस इंप्रेशन को यहां मौजूद नहीं होना चाहिए। ये एम्प्टी सेट है, देखिए ये एम्प्टी सेट है। क्यों? इस वजह से कि इसके अंदर ना तो कोई रियल नंबर मौजूद है, ना इसके अंदर कोई वेरिएबल मौजूद है, ना इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, ना इसके अंदर कोई इंप्रेशन मौजूद है, किसी किस्म का कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई डॉट नहीं है। ये जो सेट है, ये जो सेट है आपको नजर आ रहा होगा, ये सेट नल सेट नहीं है। क्यों नल सेट नहीं है? इस वजह से कि इसमें एक डॉट मौजूद है, यानी इंप्रेशन मौजूद है। तो नल सेट को इंप्रेशन लेस होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई नंबर, कोई वेरिएबल, कोई सिंबल, कोई साइन कुछ भी मौजूद नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं नल सेट। दोबारा इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, आप इसको फॉलो कीजिए। नल सेट और एम्प्टी सेट, अ सेट विद नो एलिमेंट्स और नो ऑब्जेक्ट और नो थिंग्स और नो इंप्रेशन इज कॉल्ड द नल सेट और द एम्प्टी सेट। This is usually denoted by phi or curly brackets. Example, A is equal to, अब ये जो सेट लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसको रीड करना चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, A is the set of all x such that x greater than 5। ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो सिंबल है जो आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्रेटर देन का भी हो सकता है और लेस देन का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसका माउथ ऑफ क्रोकोडाइल कहां पर है। अगर माउथ ऑफ क्रोकोडाइल वेरिएबल के सामने है तो ये ग्रेटर देन पढ़ा जाएगा। अगर माउथ ऑफ क्रोकोडाइल का क्लोजिंग पार्ट वेरिएबल के सामने है तो फिर हम इसको लेस देन पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अब इसको हम रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 4 इज ग्रेटर देन, क्योंकि माउथ ऑफ क्रोकोडाइल रियल नंबर के सामने है। इस केस में जो माउथ ऑफ क्रोकोडाइल है उसका क्लोजिंग सेक्शन जो है वो रियल नंबर के सामने है। हम पढ़ेंगे 3 इज लेस देन, 3 इज लेस देन, 4 इज ग्रेटर देन। तो ये जो साइन है, ये जो साइन है ये लेस देन के लिए भी है, ग्रेटर देन के लिए भी है। डिपेंड करेगा कि इसका जो क्लोजिंग सेक्शन है वो नंबर्स के सामने है या इसका ओपनिंग सेक्शन नंबर के सामने है। तो इसको रीड कर सकते हैं, A is the set of all x such that x greater than 5 and x less than 2। अब अगर आप गौर करें तो ऐसा कोई भी नंबर हमें नजर नहीं आता जो ग्रेटर देन 5 हो और लेस देन 2 हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई नंबर ग्रेटर देन 5 हो लेकिन लेस देन 2 हो।
तो ऐसे सेट को हम नल सेट कहते हैं, जिसको 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कर्ली ब्रैकेट से फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप कर्ली ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर इसको इंप्रेशन लेस होना चाहिए, जैसे अभी आपको बताया है। स्टूडेंट, इसके बाद है फाइनाइट सेट। अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to A, B, C, D, E. यानी ये जो फाइनाइट सेट है, इनकी जो बुनियादी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, वो ये है कि इसकी ओपनिंग भी हमें पता होती है, इसकी एंडिंग भी हमें पता होती है। यानी पहला नंबर भी हमें मालूम होगा और इसका आखिरी नंबर भी मालूम होगा। इस केस में देखिए, हमें पहला नंबर भी मालूम है और आखिरी नंबर भी मालूम है। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए और ऐसा सेट बना लिया जाए जिसका पहला नंबर तो हमें मालूम हो लेकिन आखिरी नंबर हमें मालूम ना हो, लाइक दिस 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, या 2, 3, 4 अप टू। तो इन दोनों कंडीशन में, ये जो दो कंडीशन आप देख रहे हैं, पहली कंडीशन जिसमें आपको ओपनिंग मालूम है लेकिन इसकी एंडिंग मालूम नहीं है, दूसरे केस में आपको ओपनिंग मालूम नहीं है लेकिन इसकी एंडिंग मालूम है। इन दोनों केसेस में आपको एक एलिमेंट मालूम है, दूसरा एलिमेंट मालूम नहीं है, या तो शुरू का एलिमेंट मालूम है, आखिर का एलिमेंट मालूम नहीं है, या आखिर का एलिमेंट मालूम है, शुरू का एलिमेंट मालूम नहीं है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में और इनफाइनाइट सेट में जो फर्क है वो ये है कि इनफाइनाइट सेट में ओपनिंग हमें मालूम होती है लेकिन उसकी क्लोजिंग नहीं मालूम होती है, या हमें ओपनिंग नहीं मालूम होती है, उसकी क्लोजिंग मालूम होती है। जबकि फाइनाइट सेट में हमें ओपनिंग भी मालूम होती है और क्लोजिंग भी मालूम होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। स्टूडेंट, सबसेट को हम एक एग्जाम्पल की मदद से फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल है 1, 2। सबसे पहला जो सबसेट है इस एग्जाम्पल का वो नल सेट है। उसके बाद हम ऐसा सेट डिजाइन करेंगे जो सिंगल टोन होगा, यानी उसमें एक ही एलिमेंट मौजूद होगा। फिर जो तीसरा सेट होगा वो भी सिंगल टोन होगा जिसमें सेकंड एलिमेंट मौजूद होगा। और थर्ड एलिमेंट के लिए या फोर्थ एलिमेंट के लिए हम पहले एलिमेंट को होल्ड करेंगे और इस एलिमेंट की होल्डिंग के साथ सेकंड एलिमेंट को गैदर करेंगे। तो इस तरीके से जब हम सेट को डिजाइन करेंगे तो ये सब सेट कहलाते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है पावर सेट। ये बुनियादी तौर पर सब सेट ही होते हैं लेकिन इनकी कलेक्शन की जाती है। सब सेट में हम कलेक्शन नहीं करते, पावर सेट में हम कलेक्शन करते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ A इज इक्वल टू A, B, C, देन फाइंड द पावर ऑफ A। पावर ऑफ A को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, P फॉर पावर, और राउंड ब्रैकेट में हम उस सेट के को लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है, गिवन सेट लिख देते हैं। सबसे पहला सेट नल सेट, सेकंड सेट जो सिंगल टोन होगा उसमें सेट का फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, फिर सेट के सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे, फिर सेट के थर्ड एलिमेंट को लिखेंगे। जब ये तमाम एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम सेट के पहले एलिमेंट को होल्ड करेंगे और सेकंड एलिमेंट के साथ उसको गैदर करेंगे। एक सेट हम बनाएंगे A, B, इसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट को होल्ड करेंगे और थर्ड एलिमेंट के साथ उसको गैदर करेंगे। तो जो नया सेट हमारे पास बनेगा वो एक सबसेट आएगा। जब आपके पास ये थर्ड सेट खत्म हो जाएगा और इसके बाद मजीद कोई नंबर मौजूद नहीं होगा तो फिर हम अपनी इस फर्स्ट एलिमेंट की गैदर की होल्डिंग को ड्रॉप करेंगे और वेरी नेक्स्ट नंबर को होल्ड करेंगे विच इज इक्वल टू B। आप B को होल्ड करेंगे और फिर C के साथ उसको गैदर करेंगे, जैसे इस सेट में आपको शो किया गया है B, C। और क्योंकि अब C के बाद कोई और एलिमेंट नहीं है लिहाजा हम अपनी सेकंड होल्डिंग को भी ड्रॉप कर देंगे, वेरी नेक्स्ट नंबर को होल्ड करेंगे, लेकिन क्योंकि इसके बाद कोई और नंबर नहीं है तो ऐसी होल्डिंग से कोई फायदा हम हासिल नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है? अब हमें यह करना है कि अपने
इनिशियली टू एलिमेंट्स को होल्ड करेंगे, यानी ए और बी को होल्ड करेंगे, और थर्ड एलिमेंट के साथ उसको गैदर करेंगे ए बी सी। तो हमारे पास ये कंप्लीट फॉर्मेशन आ जाएगी सबसेट की। इन सबसेट को अगर हम क्लोज कर दें कर्ली ब्रैकेट में तो इट इज कॉल्ड द पावर सेट। अब पावर सेट के एलिमेंट कितने बनने चाहिए इसको हम मालूम कर सकते हैं एक जनरल फार्मूले के साथ, जो 2 रेज़ टू द पावर n के फॉर्मेट के ऊपर लिखा होता है, इसके ऊपर डिजाइन किया हुआ होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। जैसे ये सेट A है, इस सेट A में जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनकी तादाद है 3 A B C। सो अगर हम 2 रेज़ टू द पावर 3 को सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो काउंटिंग में ये जो सब सेट हैं इनको 8 होना चाहिए। अगर हम गिरे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से हम इनको मालूम कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स को समझने के लिए हमें इस एग्जाम्पल को फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडेंट, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑपरेशंस ऑन टू सेट है। ऑपरेशन ऑन टू सेट में सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट है, जिसको एक एग्जांपल की मदद से हम फॉलो करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 5 8 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 9, देन फाइंड ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? A union B is the set of those elements which belong to set A and set B or both set A and B। यानी अगर हम इन सेटों के एलिमेंट्स को एक नए सेट में लिख दें तो ऐसा सेट यूनियन सेट कहलाता है। 1 2 5 8 1 2 5 8 और 1 3 5 9 1 3 5 9। इन तमाम एलिमेंट को अगर हम इकट्ठा करके लिख दें और इनको सीक्वेंस के साथ लिख दें, ऑर्डर के साथ लिख दें, यानी 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर 9, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको लिख दिया जाए तो ऐसा सेट कहलाता है यूनियन सेट। स्टूडेंट, इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट को एक एग्जांपल की मदद से फॉलो करते हैं। इफ A इज इक्वल टू A B C D and B is equal to B D E F, then find A intersection B। एक चीज जो आपको यहां समझनी चाहिए वो ये कि हम यूनियन के लिए एक साइन यूज करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं। इंग्लिश लेटर का U, ये यूनियन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर अंग्रेजी अल्फाबेट के इन बिटवीन इस साइन को हम यूज करेंगे, इस सिंबल को हम यूज करेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी यूनियन की। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें ऐसे, तो ये साइन और सिंबल इंटरसेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एक एग्जांपल से फॉलो करते हैं। इफ A इज इक्वल टू A B C D एंड B इज इक्वल टू B D E F, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B D। अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो A intersection B is the set of those elements which belong to A and B both, यानी A में भी मौजूद होने चाहिए और B में मौजूद होने चाहिए। आप देखें B और D एग्जिस्ट करते हैं सेट A में भी और B और D एग्जिस्ट करते हैं सेट B में भी। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट बोथ सेट को बिलोंग करेंगे उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन सेट। थर्ड, डिफरेंस ऑफ टू सेट। If A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 2 4 6 8, then find A difference B। ये जो एक लकीर लगी हुई है नजर आ रही है आपको, एक लाइन नजर आ रही है, ये डिफरेंस के लिए यूज करते हैं A डिफरेंस B। अब A डिफरेंस B की मेथोडोलॉजी क्या है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, बनाते हैं इसको कैसे हैं? इसकी मेथोडोलॉजी ये है टू ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट। आप कॉमन एलिमेंट को, ये जो दो सेट दिए हुए हैं इनमें से जो कॉमन एलिमेंट है उनको तो ड्रॉप कर दीजिए। टू ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट। अब कौन सा कॉमन एलिमेंट है? देखिए 2 ये दोनों सेटों में मौजूद है, आप इसको ड्रॉप करेंगे। इसी तरीके से 4 दोनों सेटों में मौजूद है,
आप इसको ड्रॉप करेंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट यहां पर कॉमन नहीं है। तो टू ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट एंड टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट है आप उनको लिख दीजिए, ये आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट हो जाएगा। जो एलिमेंट बाकी बच गए हैं, रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 3 5। 1 3 5 हम 1 3 5 को ए डिफरेंस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डिफरेंस बी कहते हैं। तो आप ए डिफरेंस बी की मेथोडोलॉजी को फॉलो कर लीजिए। ये मेथोडोलॉजी कॉम्प्लीमेंट सेट में भी काम आएगी और जब हम ऑपरेशन ऑन 3 सेट करेंगे उस वक्त भी काम आएगी। इसको दोबारा आप समझ लीजिए, अपनी नोटबुक में इसको महफूज कर लीजिए। डिफरेंस की मेथोडोलॉजी ये है कि टू ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट, हम कॉमन एलिमेंट को ड्रॉप करेंगे, और टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, जो भी फर्स्ट सेट हमारे पास होगा। अगर हम ए डिफरेंस बी मालूम कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट सेट ए है। अगर हम बी डिफरेंस ए मालूम कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट सेट बी है। इसमें 2 और 4 कॉमन एलिमेंट है। जो रिमेनिंग एलिमेंट रह गए हैं सेट बी के, वो है 6 और 8। तो अगर हम 6 और 8 लिखेंगे तो ये बी डिफरेंस ए कहलाएगा। चौथा आपके पास आर्टिकल है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए इज इक्वल टू 1 3 5 7। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए एक साइन हम यूज करते हैं, स्मॉल डायगोनल। स्मॉल डायगोनल यूज करते हैं। दूसरा हम स्मॉल सी यूज करते हैं, यानी अगर हम किसी सेट के ऊपर एक स्मॉल डायगोनल बना दें तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर हम सेट के ऊपर स्मॉल सी शो कर दें तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। तो 2 तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं, ए डॉट की मदद से भी कर सकते हैं, यानी स्लैश की मदद से, और ए के ऊपर स्मॉल सी भी लिख सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए। देखिए ये दोबारा हम उसी डेफिनेशन के ऊपर और उसी मेथोडोलॉजी के ऊपर आ गए जो अभी आपके सामने बयान की गई थी, यानी u में से a के एलिमेंट को ड्रॉप कर देंगे। u में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और a के एलिमेंट है 1 3 5 7। 1 3 5 7 को ड्रॉप करेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे 2 4 6 8 9 10, ये a कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। स्टूडेंट, उम्मीद है आपने इन ऑपरेशंस को समझ लिया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको ऑपरेशन ऑन 3 सेट के बारे में बताएंगे। होम असाइनमेंट के लिए आपके पास पावर सेट की एक एग्जाम्पल मौजूद है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है जो पावर सेट से मुताल्लिक है, एक्सरसाइज 1.1 है, आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। ये आपके नोट्स में भी मौजूद है। इससे मुताल्लिक कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में दे दी जाएंगी। थैंक यू।